बताएंगे जिसका नाम है दिक्पात कोण, है ना। कल हम लोग को बताए थे चुंबकीय यामोत्तर के बारे में। इससे आप लोग को याद हो चुका होगा दोस्तों कि भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष किसे कहते हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण कि चुंबकीय ध्रुव या फिर चुंबकीय अक्ष या फिर चुंबकीय यामोत्तर, ये सारा डिफिनेशन कल हम आप लोग को बता दी थी दोस्तों। आज हम आप लोग को बताएंगे दिक्पात कोण, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है दोस्तों, दिक्पात कोण, है ना। जिसको तो एक बार डैश दे दीजिए दोस्तों, हेडिंग दीजिए दिक्पात कोण। दिक्पात कोण इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए दे दिए हेडिंग। अब याद कीजिए दोस्तों, पहले यदि आपसे कोई पूछा कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, एक लाइन में डिफिनेशन देंगे कि किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछा कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, कि किसी भी स्थान पर, याद रहेगा ना, किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। यदि आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं या कौन सा कोण कहते हैं, तो आप बोलेंगे दिक्पात कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछे कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे दोस्तों, कि किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, दिक्पात कोण कहते हैं। लिख लीजिए दोस्तों, लिखिए। किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर, किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से सूचित करते हैं, इसे अल्फा से सूचित करते हैं। नीचे लिखेंगे अल्फा का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अल्फा का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। चलिए अब आप समझिए, दिक्पात कोण अर्थात एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये बात तो आपको समझ में आ गई। किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को या न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि दिक्पात कोण को किससे सूचित करते हैं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, अल्फा से। दिक्पात कोण को अल्फा से सूचित करते हैं। क्या अल्फा का मान, है ना, जहां जहां पर दिक्पात कोण बनता है वहां पर हर जगह अल्फा का मान समान होता है? आंसर मिलता है नहीं। भिन्न भिन्न स्थानों पर अल्फा का मान भिन्न भिन्न होता है, मतलब सभी स्थानों पर दिक्पात कोण का मान समान नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि क्या विभिन्न स्थानों पर दिक्पात कोण का मान समान होता है, आंसर क्या बोलेंगे, नहीं। विभिन्न स्थानों पर दिक्पात कोण का मान समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो एक लाइन नीचे स्टार मार करके लिख लीजिएगा, एक लाइन नीचे कॉन्सेप्ट बना करके इस तरह से करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। किसी भी स्थान पर
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। संपूर्ण तीव्रता को कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा इसी में है। इसकी दिशा चुंबकीय यामोत्तर में दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चलिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब नीचे हेडिंग देंगे नति कोण या नमन कोण। अगला हेडिंग हम लोग देंगे नति कोण या इसका दूसरा नाम है नमन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डीप। देखिए नति कोण या नमन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डीप। चलिए अब समझिए दोस्तों, किसे कहते हैं नति या नमन कोण। ध्यान से खाली समझना है। यदि आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ डीप क्या है या नमन कोण क्या है या नति कोण क्या है, आप सामान्य भाषा में बोलेंगे कि नति कोण वह कोण है। देखिए खाली सिर्फ समझिए, नमन कोण या नति कोण वह कोण है। इतना तो आप बोल सकते हैं ना कि नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के, जो समांतर पर पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर में, ठीक ना। फिर से समझिए, यदि आपसे पूछे कि नमन कोण किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? नमन कोण वह कोण है जो चुंबकीय या भौगोलिक यामोत्तर में। इतना बात तो क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। यदि आपसे पूछे कि नमन कोण किसे कहते हैं तो बोलेंगे नमन कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज क्षेत्र में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण। मतलब ध्यान समझिए कि चुंबकीय यामोत्तर में, ठीक, चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं नमन कोण। क्लियर हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि नमन कोण किसे कहते हैं तो आप इतना बात बता सकते हैं। क्या बताएंगे? कि नमन कोण वह कोण है, नमन कोण वह कोण है जिसमें चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है। मतलब कि चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण, नति कोण या इंग्लिश में एंगल ऑफ डीप। क्लियर हो गया। सीधा बात याद रखना दोस्त, सीधा बात रखना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, और क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। लिख लिया जाए दोस्तों, लिखिए नमन कोण वह कोण है, नमन कोण वह कोण है जो
चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच कोण बनता है। क्षैतिज दिशा के बीच कोण बनता है, उसे नमन कोण कहते हैं। चलिए नीचे हेडिंग देंगे दोस्तों, ये तो कंप्लीट हो गया। नीचे हेडिंग देंगे पृथ्वी के, नीचे हेडिंग दीजिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक जिसको सूचित करते हैं BH से, हॉरिजॉन्टल एरिया BH, ऊर्ध्वाधर घटक कॉमा देकर ऊर्ध्वाधर घटक शॉर्ट में BV, तथा नमन कोण, चाहे दिक्पात कोण हो या नमन कोण हो, थीटा के बीच संबंध चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला इस तीनों के बीच निकालना है। क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और नमन कोण के बीच क्या संबंध है। क्षैतिज घटक ये ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध BH, BV और थीटा का है। एक फार्मूला दे दिया 4 को और उसमें से आपको एक चूज करना है दोस्तों, है ना। तो हम आपको दिखा देते हैं कहां से वो फार्मूला आता है। लिख लीजिए नीचे लाइन से, लिखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH बराबर BE cos थीटा, BH बराबर BE cos थीटा लिख लीजिए नीचे लाइन में या ब्रैकेट देकर, जहां BE चुंबकीय सुई की अक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। मतलब कि DE जो हो गया चुंबकीय सुई, एक प्रयोग किया गया जिसमें चुंबकीय सुई लिया गया। तो जब चुंबकीय सुई विक्षेप किया दोस्तों, तो वह चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने लगा, जिसको सूचित किससे कर दिए BE। E का मतलब हुआ अर्थ, है ना। E का मतलब क्या हुआ अर्थ, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, नीचे लिखिए पृथ्वी के, ये था क्षैतिज घटक के लिए। अब लिखिए इसको समीकरण आप एक मान लीजिए,
ये हुआ क्षैतिज घटक का फॉर्मूला। अब लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, तो नीचे लिखे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक तो ऊर्ध्वाधर घटक को कैसे सूचित करता है मालूम? बी भी बराबर सेम कंडीशन, बी इस बार कॉस में, इस बार साइन थीटा। देखिए दोस्तों एक बात समझिए, जब हम लोग ये क्षैतिज, तो आपको पता है कि क्षैतिज दिशा में कौन कौन बना हुआ? कॉस थीटा। जब ऊर्ध्वाधर लिए तो ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन थीटा बना हुआ? साइन थीटा। ये बीई क्या है? बीई क्या है? अर्थ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, है ना। यदि आपसे पूछे, देखो बी एच है ना, इसका मतलब हुआ क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब हुआ ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है ना। यदि आपसे पूछे बी अपने मन से कहां से लिया, तो ये अपने मन से मिला है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि जब इसको प्रूव किया गया तो प्रूव करने के लिए पहले एक चुंबकीय सुई लिया गया, है ना। जब चुंबकीय सुई में विक्षेप हुआ तो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सिद्ध करने लगा, जिसको मान लिया बीई। चूंकि क्षैतिज है इसलिए कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर इसलिए साइन थीटा। चलिए ओके दोस्तों, नीचे मान लीजिए समीकरण 2। अब नीचे लिखिए समीकरण 2। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, चलिए दोस्तों तो भाग दीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिए, क्या हो गया? बी भी बाय बी एच इक्वल टू बी ई साइन थीटा। अब कितना आसान है दोस्तों, बीई कॉस थीटा कितना आसान है। बीई से बी क्या हो गया? कट गया। तो बी भी बाय बी एच कितना आसान फॉर्मूला है, कुछ नहीं किए दोस्तों, बस एक बार बी एच बराबर बी वी साइन थीटा, एक बार बी वी बराबर बी एच कॉस थीटा लेकर के भागा देंगे। साइन बाय कॉस कितना हो गया? टेन थीटा, या बी वी इक्वल टू बी एच टेन थीटा। प्रूव हो गया। देखिए यही फॉर्मूला आ गया, उतार सकते हैं आप। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी वी बाय बी एच, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जो विद्यार्थी मैथ थोड़ा कम पढ़ते हैं वो ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए उतार लिए, कितना सिंपल था। एक बार बी भी बराबर, एक बार बी एच बराबर, बी भी बराबर बी साइन थीटा, अब बी एच बराबर बी कॉस थीटा, भागा दे दिए, बी बी कट गया, साइन बाय कॉस टेन। कितना सिंपल है, एक नंबर क्वालिटी तैयार हो गया आपका। चलिए उतार लिए, नीचे लिख लीजिए इस प्रकार, इस प्रकार बी भी, इसको उतार लिए ना, इस प्रकार बी भी बी एच तथा थीटा में अभिष्ट संबंध प्राप्त हुआ। अभिष्ट संबंध प्राप्त हुआ।
याद रखना बाबू, याद रखना है। यदि आपसे पूछे विभि क्या है, विभि क्या है, कौन घटक बोलोगे? पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक। BH क्या है, क्या बोलोगे? पृथ्वी का क्षैतिज घटक। BE क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा क्या है? नमन कोण। ये बात याद रखना है। चलिए अब नीचे लिखिए। इतना उतार लिए, अब नीचे हेडिंग देंगे। चुंबकीय मानचित्र देखे ऐसे, चुंबकीय मानचित्र, मैग्नेटिक मैप, चुंबकीय मानचित्र देखिए ऐसे आप लोग। ये पहली बार आपको पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुई, चुंबक का भी मानचित्र होता है क्या? नाम ही है चुंबकीय मानचित्र, मैग्नेटिक मैप। चलिए डैश लिखें। यह एक विस्तृत मानचित्र है, यह एक विस्तृत मानचित्र है जो पृथ्वी के मानचित्र पर उन रेखाओं को सूचित करते हैं उन रेखाओं को सूचित करते हैं जो सभी ऐसे स्थानों से गुजरते हैं, जो सभी ऐसे स्थानों से गुजरते हैं जहां पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों में से किसी एक का मान समान होता है। चलिए अब जाने दोस्तों, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या है, उदासीन बिंदु का मतलब होता क्या है ना? कुछ नहीं बोला दोस्तों। यदि आपसे पूछे ऐसा बताओ कि चुंबक क्षेत्र में उदासीन बिंदु कहां मिलता है या किसे कहते हैं, सीधा भाषा में बोलो कि किसी भी स्थान का वह मान जहां पर चुंबकीय बल क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, उसी को हम लोग कौन बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, एक लाइन में डिफिनेशन दें कि ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय बल क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उदासीन बिंदु। मतलब नाम है उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन तो वहीं पर होगा दोस्तों जहां पर कुछ ना हो, न्यूट्रल हो, नाम है न्यूट्रल पॉइंट। अर्थात ऐसा बिंदु जहां पर चुंबकीय बल क्षेत्र का मान या चुंबकीय बल क्षेत्र का परिणामी मान क्या होता है, शून्य होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं। लिखिए देखिए, जिन बिंदुओं का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए इन बिंदुओं से कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है,
नहीं गुजरती है, इसलिए ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। इसलिए ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको याद कीजिए, समझिए।